आज हम देखने वाले हैं गरुदन। मूवी की शुरुआत में हम थांगापंडी नाम के एक मिनिस्टर को देखते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थांगापंडी शहर में सारे इलीगल काम किया करता है और यहाँ तक थांगापंडी को जो भी जमीन पसंद आती है वो उस जमीन को कैसे भी करके हासिल कर लेता है। अब थांगापंडी जमीन के सिलसिले में एक आदमी से मिलता है और थांगापंडी उस आदमी से कहता है कि देखो, तुम अपनी जमीन को मेरे नाम कर दो चुपचाप। वो आदमी तो काफी गुस्से में उसको जवाब देता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं दूंगा। बस दोस्तों, फिर क्या था, थांगापंडी अपने लोगों से कहकर उस आदमी को मरवा ही देता है और उस आदमी के मरने के बाद थांगापंडी उस जमीन को अपने नाम करवा लेता है। और ऐसे जितने भी लोग होते हैं उनको डरा धमकाकर थांगापंडी पूरे शहर पर राज करता है। अब एक दिन की बात है, थांगापंडी की नजर मंडी के पास वाले जमीन पर पड़ती है। उसको पता चलता है कि ये एक एनआरआई की जमीन है। उसको पता चलता है कि एक एनआरआई ने इस जमीन को मंदिर के नाम पर दिया था, लेकिन ये बात तो मंदिर वालों को भी पता नहीं होती कि वो जमीन मंदिर के नाम की गई है। बस दोस्तों, थांगापंडी इस बात का फायदा उठाकर उस जमीन को अपने नाम करना चाहता है। अब इसके बाद थांगापंडी उस जमीन के बारे में काफी डिटेल्स निकालता है। उसे ये बात पता चल जाती है कि उस जमीन के पेपर्स बैंक के एक लॉकर में बंद है और वो लॉकर साल में बस एक बार खुलता है, जिस दिन मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है उस दिन। फिर हम मथुवेल नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं और मथुवेल का ट्रांसफर इसी शहर में किया गया होता है। दोस्तों, मथुवेल का ट्रांसफर इसीलिए किया गया है क्योंकि मथुवेल हर जगह सच्चाई का साथ देता है और उसके इस इनाम में हमेशा मथुवेल का ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब मथुवेल का सामान जब घर में शिफ्ट किया जा रहा होता है ना, तभी एक सामान मथुवेल की बेटी पर गिरने वाला होता है। पर जब तक वो सामान उसकी बेटी पर गिरता, उससे पहले इस सोकन नाम का आदमी मथुवेल की बेटी को बचा लेता है। मथुवेल भी सोकन की बहादुरी देखकर उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और सोकन को शाबाशी देता है। आगे एक ऑफिसर मथुवेल को आदि और करुणा के बारे में बताता है। दोस्तों, आदि और करुणा बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और आदि का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है। वहीं दूसरी तरफ करुणा का खुद का एक ईंट का कारोबार होता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि करुणा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन बिजनेस में कुछ नुकसान होने के कारण करुणा की फैमिली की सारी जमीन बिक गई थी। इसके बाद हम करुणा की दादी को देखते हैं और पता चलता है कि करुणा की दादी उस मंदिर की केयरटेकर होती है। पास्ट में हमको दिखाया जाता है कि बचपन में जब करुणा और आदि खेल रहे होते हैं, तभी उन दोनों की लड़ाई दूसरे बच्चों से हो जाती है। फिर वो बच्चे करुणा और आदि को मारने आ रहे होते हैं, तभी सोकन वहां पर आ जाता है और करुणा और आदि को उन बच्चों से बचा लेता है। उस दिन से सोकन भी करुणा और आदि का फ्रेंड बन चुका था। इसके बाद करुणा सोकन को अपनी दादी के पास लेकर जाता है और उसकी दादी सोकन को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है। दादी उन तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और तीनों ही दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। अब एक दिन परवीना नाम की एक लड़की सोकन से मिलने आती है। सोकन को टिफिन बॉक्स देती है और कहती है कि ये खाना तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। सोकन उससे टिफिन बॉक्स ले लेता है तो वो चला जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि सोकन परिवीना को बचपन से प्यार करता है और परिवीना भी मन ही मन सोकन से प्यार करती है। अगले दिन परिवीना सोकन से कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और इसलिए कल तुम मुझसे खेत में मिलना। सोकन को लगता है कि परिवीना उसे आई लव यू कहने के लिए बुला रही है। सोकन के मन में काफी खुशी आ जाती है और यही उम्मीद लेकर वो उससे मिलने जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिवीना सोकन को बताती है, मेरी फ्रेंड माया प्रेग्नेंट है और उसको प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि करुणा का साला है और अगर हमने माया की मदद नहीं की तो माया अपनी जान दे देगी। सोकन माया से कहता है कि देखो, करुणा मेरा दोस्त है और मैं करुणा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और माया की शादी करुणा के साले के साथ करा दूंगा। फिर सोकन ये बात आदि और करुणा को बता देता है। आदि भी करुणा से कह देता है कि अगर तुमने अपने साले की शादी माया के साथ नहीं करवाई तो समाज में देखो काफी बेइज्जती होगी। और फिर बेइज्जती के डर से करुणा अपने साले की शादी माया से करवा देता है। सभी लोग इस शादी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन करुणा का साला मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। अब आगे प्रवीणा सोकन से कहती है, तुमने आज मेरी दोस्त की मदद की और इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर प्रवीणा सोकन को प्रपोज कर देती है और सोकन भी प्रवीणा से आई लव यू कह देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सुबह के समय एक आदमी करुणा के साथ यहाँ झगड़ा करने लगता है और तभी वहाँ पर सोकन आ जाता है। सोकन फिर उस आदमी को शांत करने की काफी कोशिश करता है, पर वो आदमी तो शांत होता ही नहीं। वो आदमी तो सीधे करुणा पर हाथ उठाने वाला होता है, पर उससे पहले सोकन उस आदमी पर हाथ उठा देता है। और दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और तीनों में से किसी पर भी मुसीबत आ जाए तो तीनों मिलकर उस मुसीबत का सामना करते हैं। अब थांगापंडी इंस्पेक्टर मथुवेल को अपने दामाद नागराज से मिलवाता है और उसे कहता है कि हमारी नजर मंदिर के सामने वाली जमीन पर है और इसलिए मैं नागराज को मंदिर का हेड बनाना चाहता हूँ और इसीलिए तुम नागराज के काम में रुकावट नहीं डालोगे। समझ गए मथुवेल? और ना चाहते हुए भी मथुवेल को उनकी बात माननी पड़ती है। दोस्तों, मथुवेल कोई गलत ऑफिसर नहीं था, लेकिन मथुवेल को इस बात का डर रहता है कि उसकी वजह से कहीं उसकी बेटी प्रॉब्लम में न फंस जाए और इसलिए मथुवेल थांगापंडी की बात को मान लेता है। यहाँ सोकन देखता है कि करुणा की दादी एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रही है
दोस्तों करुणा की दादी काफी पहले से ड्रिंक करती आ रही है। आगे सोकन दादी को घर लेकर आता है, उनको बेड पे सुला देता है। अगली सुबह की बात है, सब देखते हैं कि करुणा की दादी दुनिया छोड़कर जा चुकी है। सभी लोग अंदर से काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि दादी ने बचपन से करुणा, आदि और सोकन को पाला था और इसलिए ये तीनों मन ही मन बहुत ज्यादा रोते हैं। दादी के मरने के बाद सभी मंदिर में मीटिंग करते हैं कि आखिर मंदिर का हेड कौन बनेगा। तब सभी लोग कहते हैं कि करुणा के परिवार से ही सालों से मंदिर में सेवा हो रही है और इसलिए करुणा को मंदिर का हेड बनना चाहिए। सभी लोग इस बात पर हाँ कर देते हैं कि तभी नागराज वहाँ पर आ जाता है और सबसे कहता है कि हमारे परिवार ने भी मंदिर की सेवा की है और इस वजह से मंदिर का हेड मुझे बनना चाहिए। यहाँ सभी लोग अब फैसला करते हैं कि जो कोई इलेक्शन जीतेगा उसे मंदिर का हेड बनाया जाएगा। लेकिन करुणा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता और इसलिए करुणा खुद बोल के सोकन को इलेक्शन में उतारता है। अब एक दिन नागराज आदि को अपने पास बुलाता है, उसे कहता है अगर तुम मेरी इलेक्शन जीतने में मदद करोगे तो मंदिर का आधा पैसा मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसका मतलब दोस्तों नागराज आदि को इनडायरेक्टली खरीदना चाहता था, लेकिन आदि नागराज का साथ देने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया थी और जो भी बातें तुमने मुझसे कही ना वो सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। आदि ये सारी रिकॉर्डिंग्स गांव के लोगों को दिखाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग सोकन को वोट देकर उसे इलेक्शन में जितवा देते हैं। अब उस दिन से मंदिर की सारी जिम्मेदारी सोकन पर आ जाती है। एक दिन की बात है, आदि को पता चलता है कि किसी ने मंदिर के गहने चुरा लिए और उसके बदले वहां पर नकली गहने रख दिए हैं। आदि फौरन पुलिस को बुलाकर उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और उस चोर का पता लगाने की कोशिश करती है। पर इसी बीच करुणा आदि के पास आता है और कहता है कि मंदिर के गहने मैंने लिए हैं। असल में करुणा को बिजनेस में लॉस हो चुका था और उसे काफी सारे पैसे की जरूरत थी, इसलिए करुणा ने पैसों के लिए मंदिर के गहनों को गिरवी रखवा दिया। आदि तो करुणा से कह देता है कि तुम पुलिस के सामने जाकर अपनी गलती कबूल कर लो और मैं तुम्हें जल्द ही जेल से निकलवा भी लूंगा। करुणा आदि के कहने पर पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता है। इसके बाद आदि करुणा को आजाद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस करुणा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तभी वहाँ पर नागराज आ जाता है और पुलिस को असली गहने देखकर करुणा को जेल से छुड़वा लेता है। करुणा फिर नागराज का एहसान भूल नहीं पाता और वहीं दूसरी ओर करुणा आदि पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि आदि ने तो कहा था मैं छुड़ा दूंगा तुम्हें, पर वो छुड़ा नहीं पाया। अगले दिन नागराज करुणा से कहता है आदि ने हमेशा तुम्हारा फायदा उठाया है, तुम्हें पता है, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। इस पे करुणा नागराज की मदद करने के लिए मान जाता है। तब नागराज करुणा और सोकन से कहता है कुछ दिनों के बाद मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है और उस दिन बैंक के लॉकर से मंदिर के बॉक्स निकाले जाते हैं और जब वो बॉक्स मंदिर में लाया जाएगा तभी रास्ते में हमारे आदमी उस बॉक्स को चुरा लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोकन गलत आदमी नहीं है, लेकिन करुणा के कहने पर सोकन इस काम के लिए मान जाता है। और मैंने आपको बताया था ना, सोकन कभी भी अपने दोस्तों की बात को नहीं टालता। तो अब पूजा वाले दिन सोकन जब बैंक से बॉक्स निकालता है तो वहाँ पर सोकन के साथ आदि भी होता है। दोनों मिलकर बॉक्स को मंदिर में लेकर आ जाते हैं और जब मंदिर में पूजा हो रही होती है तभी मंदिर के अंदर एक छोटा सा धमाका होता है और धमाके के बीच कुछ गुंडे बॉक्स को चुराने की कोशिश करने लगते हैं, पर आदि से रहा नहीं जाता। वो उन सभी गुंडों को मारने लगता है और बॉक्स की हिफाजत करता है। और जब आदि उन सब से लड़ रहा होता है ना, तभी करुणा का साला वहां जाता है और आदि को पीछे से चाकू मारने वाला होता है, लेकिन जब तक वो आदि को चाकू मारता उससे पहले सोकन उसके हाथ पर काट देता है क्योंकि सोकन अपने दोस्त आदि को मरते हुए नहीं देख सकता था। अब हम देखते हैं कि करुणा के साले का एक हाथ कट चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वहीं दूसरी तरफ सोकन पुलिस के सामने अपना गुनाह मान लेता है और पुलिस उसको जेल में डाल देती है। कुछ समय के बाद आदि पुलिस स्टेशन आकर सोकन को छुड़वा देता है। रास्ते में आदि सोकन से कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, नहीं करना चाहिए था तुम्हें ये। सोकन उसे कह देता है कि जब दोस्त बने थे तब हमने कसम खाई थी, तुम्हें याद है कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर थांगा पांडी के ऑफिस जाते हैं। वहाँ थांगा पांडी तीनों दोस्तों को काफी सारे पैसे देता है और पैसे देकर थांगा पांडी तीनों दोस्तों को खरीदना चाहता था। तीनों दोस्त मिलकर काफी सोचते हैं कि उन्हें थांगा पांडी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं, और तब आदि कहता है थांगा पांडी एक गलत आदमी है और हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन करुणा थांगा पांडी का साथ देने के लिए मान जाता है क्योंकि करुणा को बहुत सारे पैसे चाहिए थे। करुणा सीधे नागराज से कह देता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस पे नागराज उसे कहता है कि हमें आदि को जान से मारना होगा क्योंकि आगे चलकर आदि हमारे काम में रुकावट डालेगा। पर दोस्तों नागराज तो करुणा का सपोर्ट लेकर उसके दोस्त आदि को ही मरवाना चाहता था क्योंकि जब तक आदि जिंदा है तब तक उन्हें जमीन के पेपर्स किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे। अब करुणा और सोकन नागराज के घर पर जाते हैं और वहाँ करुणा सोकन को घर पे रुकने को कहता है, जिसके बाद करुणा नागराज के साथ बाहर जाता है। करुणा को नागराज के साथ जाते हुए देखकर सोकन समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। करुणा फिर आदि को फोन करके अपने पास बुलाता है और जब आदि करुणा के पास आ रहा होता है ना, तभी आदि को रास्ते में एक बेवड़ा मिलता है और वो बेवड़ा आदि से जरूरी बातें कहता है। दोस्तों उस बेवड़े ने आदि से क्या कहा ये जानने के लिए आपको मूवी में बने रहना होगा।
आदि करुणा के पास आता है तो तभी वहाँ पर सोकन भी आ जाता है। एंड सोकन को इस बात का डर था कि कहीं नागराज उसके दोस्तों के साथ कुछ गलत ना कर दे। तभी आदि की वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है मैंने आप सबके लिए मटन करी बनाई है, इसलिए आप सोकन को घर आकर मटन करी ले जाने को कहिए। इसके बाद आदि सोकन को कहता है कि तुम्हारी भाभी ने मटन करी बनाई है और वो चाहती है कि हम तीनों मिलकर मटन करी खाएं, इसलिए काम करो तुम घर जाकर मटन करी लेकर आ जाओ। सोकन तो चला जाता है मटन करी लेने के लिए आदि के घर पर, और वहीं दूसरी ओर नागराज और करुणा आदि पर हमला करने लगते हैं। फिर आदि उन सभी को मारने भी लगता है, लेकिन आखिर में करुणा आदि को जान से मार डालता है दोस्तों। लेकिन आदि की छोटी बेटी कार के अंदर जोरों से रोती है। बच्ची को क्या पता था कि उसके पापा उसको छोड़कर चले गए। इसके बाद सोकन जब मटन करी लेकर वापस आता है तो सोकन को कार में आदि की बेटी रोते हुए दिखती है। सोकन कार से थोड़ा आगे जाता ही कि तभी उसे वहां पर आदि की लाश मिलती है, और आदि की लाश को देखकर सोकन बहुत जोरों से रोता है। सोकन को इस बात का डर था कि नागराज आदि को मार डालेगा, लेकिन असलियत में तो करुणा ने आदि को मारा। अब आदि की वाइफ को जब ये बात पता चलती है कि आदि मर चुका है, वो भी बहुत रोती है, फूट फूट कर आंसू आ जाते हैं उसके। और वहीं दूसरी तरफ नागराज करुणा को काफी सारे पैसे देता है। करुणा भी उन पैसों को लेकर काफी अय्याशी करने लगता है। अब एक दिन आदि की वाइफ पुलिस के पास जाकर कहती है कि मेरे पति की मौत का जिम्मेदार करुणा है, क्योंकि जब मेरे पति को मारा जा रहा था तब उस समय करुणा भी वहीं पर था। पुलिस उनसे कहती है कि हम तभी कुछ एक्शन ले पाएंगे जब आपके पास कोई सबूत होगा। इसके बाद आदि की वाइफ सोकन को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पुलिस से कहती है कि सोकन जानता है कि करुणा भी उस दिन वहीं पर था। पुलिस फिर सोकन से पूछती है क्या करुणा आदि की मौत के समय वहीं पर था, तो इस पर सोकन पुलिस से झूठ कहता है कि उस दिन करुणा तो अपने घर पर था। अब आदि की वाइफ सोकन का ये बयान सुनकर शॉक भी होती है और काफी दुखी भी, और सोकन से कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों सोकन इसीलिए पुलिस के सामने झूठ बोलता है क्योंकि आदि के मरने के बाद सोकन जब करुणा से मिलता है तब करुणा उसे बताता है कि आदि ने हमसे गद्दारी की और वो नागराज के साथ मिलकर मुझे मारने वाला था, और इसलिए मैंने आदि को जान से मार डाला। तब करुणा की कही हुई बात को सुनकर सोकन उसकी बातों को सच मान लेता है। अब आदि का बेटा अपनी माँ को रोते हुए देख नहीं पाता, और इसीलिए आदि का बेटा गुस्से में चाकू लेकर करुणा को मारने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में सोकन आदि के बेटे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए हाथ में चाकू मत पकड़ो। दोस्तों सोकन आदि के बेटे से बहुत प्यार करता था। सोकन फिर आदि के बेटे को घर लेकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में सोकन को नागराज मिलता है। नागराज तो आदि के बेटे को देखकर भी बहुत गुस्सा होता है और उसके बेटे को वो मारने की कोशिश करता है। तब सोकन आदि के बेटे को बचाने के लिए नागराज को बहुत मारता है और मार मार कर नागराज की जान ही ले लेता है। सोकन फिर आदि की वाइफ के पास आता है और कहता है मैंने नागराज को मार डाला है और जिसने भी मेरे दोस्त आदि को मारा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर सोकन पुलिस के पास जाकर कहता है कि नागराज को मैंने मारा है, इसलिए आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस सोकन को अरेस्ट करने वाली होती है, तभी वहां पर करुणा आ जाता है और पुलिस से कहता है कि सोकन नागराज का खूनी नहीं है। सोकन करुणा से कहता है कि मैंने ही नागराज को मारा और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे साले को भी मार डाला है, जिसके बाद पुलिस सोकन को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ करुणा अपने साले की मौत पर काफी ज्यादा दुखी होता है। करुणा सोकन से बदला लेने के लिए उसकी प्रेमिका परवीना को पकड़ लेता है। फिर दूसरी तरफ जब सोकन जेल में होता है तभी वहां पर वो बेवड़ा सोकन को बताता है कि तुम्हारी दादी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि करुणा है, और करुणा ने जानबूझकर दादी की ड्रिंक में जहर मिलाया था, जिस वजह से दादी की मौत हो गई थी। साथ ही साथ आदि को भी मारने वाला करुणा ही है, क्योंकि आदि को मैंने ये बात बता दी थी कि उसकी दादी करुणा की वजह से मरी है। और जब आदि करुणा को वो वीडियो दिखाता है जिसमें करुणा दादी के ड्रिंक में जहर मिला रहा था, तो करुणा बहुत डर जाता है कि आदि ये बात सबको बता देगा, और इसीलिए करुणा ने आदि को मार दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद सोकन अंदर से बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर बदले की पूरी आग दौड़ती है। सोकन जेल से निकलकर सीधा करुणा के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुमने अपनी दादी को क्यों मारा। करुणा कहता है मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने दादी और आदि को मार डाला और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फिर तो दोस्तों करुणा और सोकन के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है और तभी सोकन को वहां परवीना दिखती है। सोकन समझ जाता है कि करुणा परवीना को भी मारने वाला है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है कि तभी वहां पर आदि की वाइफ और उसका बेटा आ जाता है। अब करुणा आदि के बेटे को मारने वाला होता है कि उससे पहले सोकन करुणा को जान से मार डालता है, और तब जाकर सोकन का बदला पूरा होता है। करुणा के मरने के बाद आदि की वाइफ को तब खुशी मिलती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।